हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट ITI एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर। कौन सा? बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसी से रिलेशन में है उसका भी, है ना। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक तो ओम्स का नियम पढ़ा था, ओम का नियम, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, है ना, वो हमने क्या पढ़ा था, एक तो सीरीज पढ़ा था, है ना, सीरीज, ये है ना, R1 प्लस ये R2 वाला। ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन था हमारा, सीरीज कनेक्शन, है ना, या सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। ठीक है भाई। और एक हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वाला। ठीक है, ये हमारा था क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसका R इक्विवेलेंट हमने फाइंड करने के लिए किया गया था R1 प्लस R2, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस होंगे लाइन से उन्हें सबको हम ऐड करते जाएंगे। और इसमें हमने क्या किया था, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो उसकी जो रेगुलर विधि थी तो वो तो ये थी कि R1 प्लस R2, है ना, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और एक मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, वो ये था कि अगर दो रेजिस्टेंस हों और उनका आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2, R1 प्लस R2। इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें ये था कि जब जैसे ही हमारा R इक्विवेलेंट निकलता है तो 1/R इक्विवेलेंट की फॉर्म में होता है ना, तो उसे हमें पलटना पड़ता है, तब जाके हमारा सही आंसर आता है। ठीक, तो ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो लास्ट टाइम का लेक्चर था। अच्छा, इसे बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जिस तरह रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है उसी तरह हमारे दो कंपोनेंट और हैं ऐसे जिनका हमें कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एग्जाम में आ जाता है। और वो आपको पता है कौन कौन से हैं, एक तो है इंडक्टर और एक है कैपेसिटर, है ना। क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक, तो अगर आपको ये रेजिस्टेंस वाला याद हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला अगर तुम्हें याद हो गया कि भाई ये इस तरह निकल रहा है, तो फिर वो आप इंडक्टर और कैपेसिटर का भी आराम से कॉम्बिनेशन निकाल पाओगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करेंगे आज, और इसके क्वेश्चन करेंगे, और एक करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ती है, अननोन रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इंडक्टर निकाल दो भाई, है ना। अच्छा, इंडक्टर के बारे में अभी आपको उस तरह नहीं, केवल इनका कॉम्बिनेशन निकालना बता रहा हूं, है ना। क्या बता रहा हूं, केवल कॉम्बिनेशन निकालना। ठीक, तब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में इंडक्टर के बहुत है ना, कि भाई इसका करंट के साथ कैसा व्यवहार है, वोल्टेज के साथ कैसा व्यवहार है, क्या काम करता है। अभी उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, नहीं तो एक लेक्चर मुझे इंडक्टर पे ही बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो अभी हम जैसे आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया तो उसी के लेवल का बता रहा हूँ कि भाई उसका हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में अच्छी तरीके से आ जाता है ना। चलो देखो, इंडक्टर ये है हमारे इंडक्टर का सिंबल, है ना, एल से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी, है ना। एल से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। अभी केवल इतना याद रखो। ठीक, इसका भी जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ऐसे ही है जिस तरह हमने रेजिस्टेंस को ऐड किया था, कि भाई एक इंडक्टर का की टेल दूसरे इंडक्टर के हेड से जोड़ दो, जैसे मैंने यहां पे जोड़ दिए, है ना। तो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन इसका क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और इसमें भी आई की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, जितनी आई इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी। ये तो आप मतलब सीरीज का कुछ भी हो, अगर कोई भी मतलब कंपोनेंट आपके सीरीज में है
तो उसमें ये याद रखना कि भाई करंट की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी, एक समान रहेगी। ठीक है, तो इसका भी जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, सॉरी इंडक्टेंस निकालते हैं, है ना, इक्विवेलेंट, तो वो कैसे निकालते हैं, जिस तरह रेजिस्टेंस का निकलेगा सेम उसी तरह किसका निकलेगा, इंडक्टर का भी निकलेगा, है ना। तो एल इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2, ठीक है, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2, इसे भी रेजिस्टेंस की तरह डायरेक्ट ही हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब पैरेलल का देखो एक बार, किसका, इंडक्टर पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे, जिस तरह हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया था सेम वैसे ही हम इंडक्टर को भी पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, ये कनेक्ट हो गए हमारे इंडक्टर पैरेलल में, ये हो गए, है ना, L1 और ये L2। ठीक है, और इसका भी जो अब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकलेगा, है ना, तो वो ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने किसका निकाला था भाई, रेजिस्टेंस का निकाला था। यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं इंडक्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ गया तो हमें किस तरह निकालना है, जिस तरह हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सेम विधि से, मतलब जिस तरह रेजिस्टेंस का सीरीज में निकालते हैं इंडक्टर का भी ऐसे ही सीरीज में निकलेगा, और जिस तरह हम रेजिस्टेंस का पैरेलल में निकालते हैं इंडक्टर का भी उसी तरह पैरेलल में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड किया जाएगा। ठीक है, ये देख लो भाई। अब दूसरा जो है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर, है ना, ये क्या है कैपेसिटर का, अगर मैं बात करूं तो भाई ये है हमारा कैपेसिटर, है ना। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, सी से, C1 C2, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका फैरड। क्या मात्रक होता है, फैरड मात्रक होता है। और नॉर्मली हम जो प्रदर्शित करते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो फैरड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहाँ से, माइक्रो फैरड से। तो मात्रक तो इसका फैरड ही है। माइक्रो क्या है, माइक्रो है 10 की घात माइनस के 6। क्या है माइक्रो, 10 की घात माइनस के 6, माइनस के 6, यानी कि फैरड में भी 10 की घात माइनस के 6 बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, क्योंकि ये क्या है, आवेश को स्टोर करता है और बहुत ही कम वैल्यू में आवेश को स्टोर करता है, इसलिए इसका मान हम कहाँ में लेते हैं, माइक्रो में लेते हैं, यानी कि बहुत छोटा, है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैपेसिटर की यूनिट क्या है, तो कैपेसिटर की यूनिट है फैरड। क्या है, फैरड है। और इंडक्टर की यूनिट क्या है, इंडक्टर की यूनिट है हेनरी, है ना। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्या पूछ लेगा, यूनिट भी पूछ लेगा, है ना। चलो अब देखो जरा, जैसे ये है हमारा C1 है, ये C2 है ना। अब ये कहाँ में कनेक्ट है, ये कनेक्ट है कहाँ में भाई, सीरीज में कनेक्ट है ना। अब सीरीज में इसका हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। तो C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। अब ये क्या हो गया, अरे ये तो उल्टा हो गया, हाँ तो ये उल्टा ही होगा भाई, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है सीरीज में, उसका उल्टा है कौन, कैपेसिटर, है ना। उसका उल्टा है कौन, कैपेसिटर। और ये दोनों में ही उल्टा है ना। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये अगर हम पैरेलल में बात करें, है ना, तो ये हमारा क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है कौन, कैपेसिटर। ये C1 और ये C2। अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या निकलेगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं तो वो किसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा है। मतलब जिस तरह सीरीज में रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है वो विधि यूज की जाती है कैपेसिटर के पैरेलल में, है ना। और सीरीज वाली रेजिस्टेंस के सीरीज वाली तो पैरेलल में कैपेसिटर के, और रेजिस्टेंस के पैरेलल वाली विधि किसमें, कैपेसिटर के सीरीज में हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो ये ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना है तुम्हें, कि भाई जो हमारा
रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, उनकी तो विधियां सेम हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, मतलब सीरीज और पैरेलल वाली। लेकिन वहीं जो हमारा कैपेसिटर है उसकी विधि क्या है, अलग है, उल्टी हो जाती है ना। उल्टा कैसे हो जाएगा कि भाई कैपेसिटर का अगर मुझे सीरीज का निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में, तो मैं कौन सी विधि करूंगा यूज, रेजिस्टेंस के पैरेलल वाली, ठीक है। और अगर कैपेसिटर का मुझे पैरेलल में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो मैं कौन सी विधि यूज करूंगा, रेजिस्टेंस के सीरीज वाली, ठीक है। तो इसे एक बार देख लो, और चलो एक बार मैं तुम्हें यहां रेजिस्टेंस का ही बना के दिखा देता हूं, तो फिर तुम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो यहां से तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे, ये क्या है हमारा R1, ये R2, ठीक है। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट हमने निकाला था, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, ठीक है भाई। और यहाँ मैं निकाल लूँगा क्या, रेजिस्टेंस का पैरेलल, है ना, ये है मेरा रेजिस्टेंस का पैरेलल, ये, ठीक है भाई, R2। और इसका मैं साइड में बना देता हूँ 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से आप तीनों कंपेयर कर सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम विधियां हैं और कैपेसिटर इसका उल्टा है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना बस थोड़ा सा कि कैसे कैसे हो रहा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना। कन्फ्यूजन कैसे हो जाता है कि भाई कैपेसिटर में भी आप यही लगा दोगे रेजिस्टेंस वाला, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको तीनों ही दे दिए हैं, है ना, जिससे आप एक बार में ही इन तीनों का पता लगा पाओगे कि हाँ भाई ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस हमारा एक है और कैपेसिटर इनसे उल्टा है। और ये पेपर में मोस्टली कैपेसिटर और इंडक्टर ही पूछ लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि कैपेसिटर में गलती करेगा ही करेगा लड़का, है ना, क्योंकि ये क्या है, उल्टा है उससे, ठीक है भाई। करो जरा ये एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इसे, फिर इसके 2-4 हम क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़े से हार्ड आ जाते हैं, है ना। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं तुम्हारी बुक में कि नॉर्मल ही क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम हार्ड भी कर जाओगे, ठीक है। चलो अब जो है ना एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर तुम भी करना साथ साथ, ठीक है भाई। अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठा करो और ऐसे ही बैठा करो लेक्चर में, है ना, जैसे तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। अपनी नोटबुक लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो और डायरेक्ट उसे उतारते चलो और क्वेश्चन करते भी चला करो साथ के साथ, है ना। चलो ये है भाई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखो जरा कैसे होगा आर इक्विवेलेंट फाइंड, है ना, कैसे होगा। R1, R2 और R3 की वैल्यू दी हुई है और ये तीनों रेजिस्टेंस काहे में है, काहे में है भाई, तीनों रेजिस्टेंस है हमारे ये। यहाँ देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस तरह सीरीज में होंगे किस तरह पैरेलल में, तो एक यहाँ से करंट प्रवाहित करो, है ना, एक करंट यहाँ से फ्लो होगी और ये देखो कि करंट जो यहाँ पे जा रही है उसे चलने के लिए कितने रास्ते हैं, उससे चलने के लिए केवल एक रास्ता है, यहाँ वही यहाँ जाएगी वही यहाँ जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है ना, क्या कहा, रेजिस्टेंस में क्या जा रही है, सेम करंट जा रही है, तो इसलिए ये तीनों रेजिस्टेंस क्या में होंगे, सीरीज में होंगे। और दूसरा एक तो मैं मेथड ये बताया था कि भाई पहले रेजिस्टेंस का टेल दूसरे के हेड से,
फिर दूसरे का जो टेल है वो तीसरे के हेड से, अगर इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या है में है, सीरीज में है। और आर इक्वलेंट निकालने की क्या विधि बताई थी मैंने आपको, कौन सा फार्मूला था, आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन्हें हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, 3 प्लस 8 प्लस 5, तो कितना हो गया, 8 3 11, 11 5 16 ओम। आर इक्वलेंट आ गया, कितना आ गया भाई, 16 ओम आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 16 ओम आ गया। अगर वो तुमसे कहे कि भाई इसमें करंट भी निकालो कितनी होगी, है ना, कि भाई इसमें क्या निकालो, करंट भी निकालो कितनी होगी, तो हम कैसे निकाल लेंगे, अगर मुझे करंट भी बोल दिया निकालने के लिए कि भाई V तो हमें दी हुई है ना, V भी दे रखी, कितनी दे रखी, 20 वोल्ट दे रखी, और R कितना है, 16, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम के, ओम के नियम से, ओम्स लॉ से हम क्या निकाल देंगे, क्या था भाई फार्मूला, वो V बराबर IR, ये था ना फार्मूला, और हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस R को V के बटे में ले जाओ, तो I बराबर कितना हो गया, V अपॉन R, और V कितना दिया हुआ है, 20 दे रखा भाई, और R कितना है, R तो आपने अभी निकाला 16, निकाला नहीं निकाला 16, तो ये आ गया 20 बटे 16, और इसे काट दो कहाँ से, 4 से, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये आ गया, है ना। अब इसे काट 4 से भाग करो इसे जरा, कितना है, कितनी बार चलेगा, 4 एकम 4, अब कितने बचे, एक बचा, अब पहाड़ा तो जाने का नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, है ना, 2 चौक 8, है ना, कितने बचे, 2 बचे, फिर 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 4 पंजे 20 एम्पियर, है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 1.25 एम्पियर करंट आ गई, है ना। देखो मेरी बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने केवल आपको यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो केवल वही फाइंड करेंगे, है ना। क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना सीखो, जरूरी नहीं है कि केवल वहाँ एग्जाम में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना पूछेगा वो, है ना, कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बताओ, वो वोल्टेज भी दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई करंट निकालो। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और फिर जिस तरह हमने ये किया है इसी तरह सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए आप ये मत सोचना कि भाई ये जो है इतना बड़ा हो गया, ये बड़ा नहीं है। क्वेश्चन जैसे जैसे आप सोल्व करोगे और अपनी हैबिट में लाओगे तो ये हमारा केवल कितने 30 सेकंड का क्वेश्चन है कि इसे हम किस तरह फाइंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो एक बार वो देखो कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना था तो हमने क्या किया, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करके कितना निकाल दिया, 16 आ गया भाई। फिर हमने कहा कि ये बताओ कि अब इस सर्किट में कितनी करंट प्रवाहित हो रही होगी, है ना, आई की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, ओम्स लॉ से, ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर, और I निकालनी है तो R कहाँ चला जाएगा, V के बटे में, ये आ गया V अपॉन R। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 20 और R की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, तो इसे हमने कर दी ऊपर नीचे 4 से भाग, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब 5 को हमने डिवाइड किया 4 से, है ना, तो एक बार तो पूरा पूरा कटेगा, अब बचा एक, है ना, एक बचा ना, तो एक बचा, 4 से तो कटने का नहीं एक, तो इसलिए हमने दशमलव लगाई और यहाँ पे क्या बढ़ाई, 0 बढ़ा दी, है ना, दशमलव यहाँ लगाई और 0 बढ़ा दी। अब कितना हो गया ऊपर 10, अब 4 से काटो, 4 दूनी 8, ये आ गया भाई, 4 दूनी 8, अब 8 तो कट गया, कितने बचे, 2 बचा, है ना, अब 2 बचा, फिर 0 बढ़ाई तो 4 पंजे 20 आ गया। तो इस तरह हमारा कितना आंसर आ गया, 1.25 आ गया। इसे देखो एक बार, अगर कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना कि सर हमें यहां से समझ नहीं आया। ठीक है, चलो अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का है वो भी। हाँ, एक मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, है ना, बताई थी ट्रिक, एक क्या ट्रिक बताई थी कि अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के कनेक्ट हों पैरेलल में, है ना,
तो कैसे तुम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, है ना, बताया था ना ये। R1 बराबर 40 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 40 ओम, R4 भी हमारा क्या है 40 ओम। ठीक है, ये A है और ये B है। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, इसका R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में क्या बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था कि भाई अगर हमारे दो से ज़्यादा सेम वैल्यू के, है ना, अगर दो कनेक्ट हैं सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आधा हो जाएगा, है ना। यानी 10-10 के अगर दो पैरेलल में कनेक्ट हैं, क्या बताया था कि अगर ये है ना, और यहाँ पे R1 है 5 ओम और R2 भी कितना है 5 ओम है, तो मैं कहूँ कि भाई इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो, तो तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, केवल लिख देना है 2.5 ओम, 5 का आधा 2.5, और अगर यहाँ 25 होता, है ना, तो कितना आ जाता 12.5 ओम, 12.5 ओम, है ना। तो ये तो था एक मेथड। दूसरा ये बताया था कि भाई अगर दो से ज़्यादा हो, 3, 4, 5 हो, तो क्या करना है ना, तब हमें क्या करना है, एक फार्मूला बताया था तुम्हें, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, R/N, है ना, ये बताया था ना। तो R क्या था, R था रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना, कितनी वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ये क्या था, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ये क्या था, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट तुम यहां से कैसे निकाल दोगे, R की वैल्यू कितनी दे रखी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी हमारे इस क्वेश्चन में, R की वैल्यू दे रखी मेरे भाई 40, है ना, दे रखी ना, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4 दे रखे, है ना। तो बस कुछ भी नहीं करना, 40 को 4 से भाग दे दो, कितना आएगा, अब 4 का पहाड़ा तो तुम्हें आता ही होगा, है ना, 10 आएगा जी, लो जी 10 आ गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, जहां पे तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अगर पता होंगी, यानी कि तुमने जो है प्रैक्टिस की हुई होगी, तो तुम आराम से कर दोगे, नहीं तो अगर इसे फार्मूले से करने बैठोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा भाई, है ना। इसे देख लो एक बार, समझ आ रहा है तो, है ना, समझ आने की तो ना आने की तो बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्योंकि ये तुम दूसरी बार कर रहे हो, है ना, कि भाई अगर सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट क्या कर दो, आधा कर दो। 1000 ओम के भी अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, 1000 ओम के दो, है ना, रेजिस्टेंस, तो आंसर आएगा 500 ओम। ठीक है भाई, और अगर देखो 1 ओम के, ये देखो ये क्या है, दो से ज्यादा कनेक्ट है, नहीं है, तो अगर यहाँ पे 100 ओम के 100 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, 100 ओम के 100 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, यहां से निकाल दो, इसी वाले फार्मूले से ही, है ना, इसी वाले फार्मूले से निकाल दो। 100 ओम के 100 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100 ओम, R/N। फार्मूला जरूर लिखना है, जब तक तुम्हें याद ना हो बिना फार्मूला लिखे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जितनी बार लिखोगे तभी याद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ठीक है भाई, तो फार्मूला लिखो पहले, फिर उसमें वैल्यू रखो। आर की वैल्यू कितनी बताई 100 ओम, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने बताए 100, तो कितना आ गया, 100 से 100 कटा, तो आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया 1 ओम। बस ये आएंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये सिंपल तब है तब आपने इनकी प्रैक्टिस की हुई है ना, आपको ये पता है कि भाई ये इस वाले फार्मूले से होगा, तब है ये सिंपल। ठीक है, चलो अब देखो जरा एक ऐसा क्वेश्चन जो इन सब से बाहर है ना, पैरेलल के ज्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए ना।
ठीक है, ये है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, है ना। R1 की वैल्यू कितनी है 12 और गुणा 6 और 12 प्लस 6, तो कितना हो गया ये, चलो इसे तो ऐसे ही रहने दो, इसे जोड़ दो बस, 12 और 6 कितना हो गया 18, है ना। 6 ही कम 6 और 6 तिया 18 और 3 से इसे काट दो, 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, तो आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया 4 ओम आ गया। कितना आ गया भाई 4 ओम। कैसे किया, दो वैल्यू है, अब देखो दो वैल्यू पैरेलल में है लेकिन डिफरेंट है ना, अलग अलग है 6 और 12, तो हमने फार्मूला लगाया आर इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, वैल्यू पुट कर दी 12 गुणा 6 12 प्लस 6, तो 12 गुणा 6 ऐसे ही रहने दिया, है ना, क्योंकि ये तो गुणा में है, 12 और 6 जोड़ दिया 18, तो 6 ही कम 6 और 6 तिया 18, 3 आ गया, इस 3 से इस 12 को काट दिया, 3 चौक 12 आ गया, 4 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया है। ठीक है भाई, चलो अब देखो आगे नेक्स्ट। अभी तो ये क्या चल रहे हैं, सिंपल वाले चल रहे हैं, है ना। अब अगर दो से जा मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बड़ा आ जाए, बड़ा कॉम्बिनेशन मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए, है ना, ये आ जाए A और B। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, ठीक है, ये R3 बराबर 8, R4 भी 8 और R5 भी 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा R6 बराबर हो जाएगा 2 ओम, है ना। तो अब इसे हमें सोल्व करना है, तो अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो जरा, सबसे पहले इसे सोल्व कर लो, ये वाला सर्किट, है ना। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट 1, है ना, क्योंकि ये 1 निकाल रहे हैं हम इसका, ये वाला पहले वाला, है ना। तो क्या करेंगे R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 गुणा 8 बटे 4 प्लस 8, है ना, तो 4 गुणा 8 ऐसे रहने दो और इसे जोड़ दो, ये आगे 12, है ना, तो 4 ही कम 4 और 4 तिया 12 आ गया, तो कितना आ गया ये 8 बटे 3 आ गया, आर इक्विवेलेंट 1, ठीक है। आर इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया हमारा 8 बटे 3 आ गया, ठीक है भाई। अब इस वाले में निकाल लो आर इक्विवेलेंट 2। अब देखो ये तो सेम है वैल्यू, है ना, सेम है ना वैल्यू ये, तो ये क्या आएगा, कौन से वाला फार्मूला लगेगा, आर बटे एन वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी है 8 है जी, और एन कितना है 3 है, अरे आर इक्विवेलेंट 2 कितना आ गया 8 बटे 3 आ गया, ठीक है। और ये तो क्या है हमारा, ये तो 6 ही है। अब देखो हुआ कैसे, ये क्या हो गया है, जब हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दें, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो अब ये कुछ सर्किट इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 3, आर इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू भी आ गई 8 बटे 3, और ये तो है ही था R6 बराबर कितना 2 ओम, है ना। तो ये क्या होता है कि हमने इन दो रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस बना दिया, और उसकी वैल्यू कितनी आई 8 बटे 3 ओम, है ना, कितनी आई 8 बटे 3 ओम आई, और इन 3 रेजिस्टेंस को मिला के एक बना दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी भी 8 बटे 3 आई, है ना, और ये तो था ही। तो इस तरह से इन्हें एक उसमें बना दिया। अब देखो ये रेजिस्टेंस काहे में आ गए, ये तो रेजिस्टेंस के तीनों काहे में आ गए, सीरीज में आ गए।
तो अब निकाल लेंगे हम इसका आर इक्वलेंट बराबर क्या, आर इक्वलेंट 1 प्लस आर इक्वलेंट 2 प्लस आर 6 है ना। तो 8/3 प्लस 8/3 प्लस कितना 2 है ना। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो 3, ठीक। तो 8 प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 और 6 कितने हो गए भाई, 16 और 6 हो गए हमारे 22/3 है ना। तो आर इक्वलेंट हमारा कितना आ गया, 22/3 ओम आ गया, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल हमें पता होना चाहिए कि भाई इस तरह ये निकलेगा, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना, और कुछ तो मैंने तुम्हें कराए हैं, करा दिए, और अपनी जो एक होंगी ना तुम्हारे पास किताब ITI की, वहाँ से प्रैक्टिस करना, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। चलो अब देखो इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना, ये तो हमने निकाल दिए, बता दिए तुम्हें सारे, किसके बताए, रेजिस्टेंस के बता दिए, है ना। अभी तुम्हारे पास क्या है, इंडक्टर भी तो है, कैपेसिटर भी तो है, तो एक एक दो क्वेश्चन उनके भी देख लो जरा किस तरह निकलेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, इंडक्टर, क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। तो L1 बराबर कितना है, 3 ओम, अरे हेनरी, है ना। L2 बराबर कितना है, 6, ठीक। तो ये है हमारा। अब इसका अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई इसका निकालो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, है ना, तो तुम कैसे करोगे, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2, है ना, यानी कि 3 + 6 बराबर 9 हेनरी, आंसर, ठीक है भाई। कितना आ गया, 9 हेनरी, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक पैरेलल वाला भी देख लो, ये हमारा क्या है, पैरेलल में आ गया। अच्छा, इसमें भी ना वही उसी तरह के फार्मूले लगेंगे जिस तरह के हमने रेजिस्टेंस में यूज किए हैं ना, वो R/N वाला भी इसमें लग जाएगा, और वो भी लग जाएगा 2 वाला, है ना। तो ये मत सोचना कि भाई ये वो केवल रेजिस्टेंस में ही लगेंगे, इसमें नहीं लगेंगे, इसमें भी लग जाएगा, है ना। L1 बराबर कितना, बताओ भाई जरा, यहाँ कितना लिख सकते हैं हम, 10 ओम लिख दो, है ना। और L2 बराबर हम लिख दो यहाँ 5 ओम, ठीक है। और ये L3 है, ये कितना है, 8 ओम, ठीक है। ये अपने आप से ही वैल्यू ले रहे हैं, है ना। जो एग्जाम में वैल्यू आती है वो इस तरह की वैल्यू आती है कि आप जो है उसे आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले इसे सोल्व कर लो। तो इसे सोल्व करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, R इक्वलेंट बराबर, हाँ चलो R1 ही लिख लो, क्योंकि ये R और L तो सेम ही है ना, गुणा R2 और R1 प्लस R2, है ना। इसी जैसे ये फार्मूला बना लो इसका, L1 गुणा L2, है ना, L1 प्लस L2, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसा ही है ना भाई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 10 गुणा 5 और 10 प्लस 5, तो कितना आ गया, 10 गुणा 5/15, तो 5 ही कम 5 और 5 तिया 15, और इसे काटेंगे 10 को 3 से, तो 3.333 ऐसे आता चला जाएगा, है ना। कितना आ गया, ओम आ गया। अभी ये केवल इसका आया है ना, तो इसे हम क्या, अब ये कैसे आ गया, ये आ गया, ये बन गए ये A, ये B, और ये L इक्वलेंट 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.33, और L3 क्या था, ये था, है ना। अब ये क्या काहे में बन गए, सीरीज में बन गए। तो अब इसकी L इक्वलेंट कैसे निकलेगा, L इक्वलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 3.33 प्लस 8, यानी कि L1 प्लस L2, कितना आ गया, 8 3 11.33 हेनरी, L इक्वलेंट, ठीक है भाई। यहाँ भी क्या आएगा, ओम ना आके हेनरी आएगा, ठीक है भाई। तो ये ऐसे निकलेगा। 2 इंडक्टर थे, पहले उनका 2 का 1 बना लिया, कितनी आई वैल्यू, 3.33, और वो इसके साथ काहे में है, सीरीज में है इसके साथ, तो हमने उठा के उसे इसके जोड़ दिया, कितना आ गया, 11.33 आ गया,
ठीक है भाई, तो ये इस तरह होंगे इंडक्टर के। ठीक है, अब दो देख लो कैपेसिटर के, है ना। अब कैपेसिटर का थोड़ा सा ध्यान से करना। क्यों करना ध्यान से? स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें क्या, कि वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस का उल्टा है ना। तो जो आजकल एग्जाम बन आते हैं उसमें कैपेसिटर जरूर आता है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही करेंगे जिसमें गलती होने के चांस है। ये है भाई A B C1 C2 C3, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 फेरड, 10 फेरड, 10 फेरड, है ना। तो ये हमने 10-10 के C1 C2 C3 क्या ले लिए? 10-10 फेरड के कैपेसिटर ले लिए। अब इनका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई? निकाल लो जरा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करेंगे। हाँ ऐसे ही कर देना एकदम जल्दी जल्दी, है ना सब। ठीक है, ऐसे ही कर देना। ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये क्या है, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा भाई, 1/C1 1/C2 1/C3। क्यों लगेगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, बताया था ना। ठीक है, ये हमारा है ना। तो इसमें देखो अब ये वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है ना, तो यहां फार्मूला लगा दो ये वाला। ठीक है, लगा, ये याद है ना, R/N वाला वही है ये। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है भाई? 10, और N की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आ गया? 3.33 फेरड आ गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आ गया। या अगर यहां अलग अलग वैल्यू होती तो फिर हम इसी मेथड से सोल्व करते, इस वाले मेथड से, है ना। फिर उसमें एलसीएम लिया जाता और फिर वो सोल्व होता। ठीक है भाई। अब C1 बराबर कितना है? 8 फेरड। C2 बराबर कितना है? 4 फेरड। और C3 बराबर कितना है? 2 फेरड, है ना। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारा 2। ठीक है, निकाल लो। कैसे करोगे? तो हम कैसे करेंगे? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, है ऐसे ही करेंगे। नहीं भाई, ये तो रेजिस्टेंस के लिए है ना, ये गलत हो जाएगा ऐसे कर दोगे तो। कैसे करेंगे? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये ऐसे करेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, उल्टा व्यवहार है ना। जिस तरह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालते हैं उससे उल्टी तरह निकलता है कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे जोड़ दो। कितना आ गया? C इक्विवेलेंट बराबर हमारा आ गया 14 फेरड। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या, इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना। और ये तुम्हें इसलिए बताना था अभी क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ साथ ही ये याद हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, रेजिस्टेंस किया था, और इस लेक्चर में हमने क्या कर लिया, इंडक्टर भी हो गया हमारा, और ये कैपेसिटर का भी हमें पता चल गया कि हाँ भाई हमारे इस तरीके से ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंडक्टर और कैपेसिटेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे अभी मैंने तुम्हें काफ़ी सारे वो करवाए हैं, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के, उसमें एक चीज़ और है, एक आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। तो उससे भी हम क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम करते हैं, है ना। किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से तुम्हें दो चीजें याद रखनी है। क्या?
एक तो ये याद रखनी है कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मतलब अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, क्या आप ज्ञात करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और वो भी मीडियम वैल्यू का अज्ञात प्रतिरोध। कौन सी वैल्यू का? मीडियम वैल्यू का, है ना। एक तो लो वैल्यू होती है हमारी, कौन सी? लो, ठीक, लो वैल्यू। और एक होती है हमारी कौन सी? मीडियम। और एक होती है हाई। ठीक है भाई, कितनी वैल्यू होती है हमारी? 3 होती हैं, लो, मीडियम और हाई। तो लो तो होता है 0 से 1 ओम, है ना, और ये 1 ओम से कितना? 10 किलो ओम। और 10 किलो ओम से जितना ऊपर जाएगा वो होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस, है ना। कौन सा? हाई। अच्छा, ये 10 नहीं है, ये 100 है भाई, है ना, 100 है। तो 100 किलो ओम से ऊपर क्या है हमारा? हाई। तो हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात करते हैं वो मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, मीडियम वैल्यू का अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध किसका? मीडियम वैल्यू का। और जो लो वैल्यू का हम ज्ञात करते हैं उसके लिए भी अलग मेथड है, जैसे केल्विन, डबल केल्विन मेथड। हम किसके, कौन सा रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं? लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं। और जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है उसके लिए हम मेगर का यूज करते हैं। किसका? मेगर का, है ना। तो चूंकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं आज, है ना, तो हम ये है कि हम कौन सा रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं? मीडियम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से, और वो भी अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, चलो अब व्हीटस्टोन ब्रिज देखो क्या होता है। ये है भाई हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और इससे हम ज्ञात करते हैं अननोन प्रतिरोध, वो भी मीडियम रेंज का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कौन सा रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, किस रेंज का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं? तो किस रेंज का करते हैं? मीडियम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये है हमारा PQRS। ठीक, और ये बीच में हमने लगा रखा, क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये करंट को मापता है ना। अगर ये सर्किट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ये बैलेंस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? बैलेंस अवस्था में है, तब तो गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, है ना। क्या होगी? 0, यानी कि बैलेंस अवस्था में, है ना। जो G में, जो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? P/S बराबर Q/R होगा। ठीक है, तब क्या होगा? P/S यानी कि P/S बराबर Q/R, ये होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PR बराबर QS। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है? देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, वो आपसे कहेगा कि भाई ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये संतुलित अवस्था में है, और आपको 3 रेजिस्टेंस दे देगा, तो 4th आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना, इस तरीके का। तो देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चलो इसी में करते हैं, है ना। P बराबर 10 ओम और Q बराबर 40 ओम और R बराबर ये आ गया 4 ओम। ठीक है, अब S की वैल्यू हमें निकालनी है, S की वैल्यू। अब ये कहा कि भाई ये जो हमारा ब्रिज है ये संतुलित अवस्था में है, तो S की वैल्यू निकालो। तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ इसमें वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू रख दो? देखो P की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी?
10। आर की वैल्यू भी दे रखी, कितनी दे रखी 4। क्यू की वैल्यू दे रखी 40 और एस की वैल्यू भी दे रखी, कितनी दे रखी, ये नहीं दे रखी, ये निकालनी भाई, है ना। तो अब मुझे अगर एस की वैल्यू निकालनी है तो इस 40 को इसके बटे में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो लेके जाओ 10 गुना 4 बटे 40 बराबर एस। तो 10 चौक 40 और बटे में भी 40, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, आ गई नहीं आ गई 1। तो इस तरह के आएंगे क्वेश्चन तुम्हारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज के, है ना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करता है, मीडियम रेंज का ज्ञात करता है। ये फार्मूला याद रखना है P बटे एस क्यू अपॉन आर। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि जिस तरह P Q R S मैंने यहाँ लिख दिया, कहीं कहीं आपको P अपॉन यहाँ Q यहाँ मिल जाएगा, S यहाँ मिल जाएगा, R यहाँ मिल जाएगा, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि ये एक बैलेंस सिचुएशन में उससे फर्क नहीं पड़ता कि पी क्यू कहाँ ले रखा, बस उससे फर्क पड़ेगा कि भाई ये और ये आना चाहिए, ये और ये आना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो इस तरह अगर आपको सोल्व करना आ रहा है तो आप ये व्हीट स्टोन ब्रिज सोल्व कर दोगे, है ना। तो अभी देखो इसका एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। चलो देखो जरा एक क्वेश्चन। देखो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 80 ओम और यहाँ पे 100 ओम और यहाँ पे 10 ओम, ठीक है, ये है। और यहाँ मुझे एस की वैल्यू निकालनी है ना, एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाओ, P अपॉन एस बराबर Q अपॉन आर, ठीक। तो P आर हो गया, इधर इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना, है ना, बराबर Q S। तो P की वैल्यू कितनी है 80 और R की वैल्यू कितनी है 10 बराबर Q की वैल्यू कितनी है 100 गुना S। अब S की वैल्यू अगर निकालनी है तो 100 को इसके बटे में लेके जाओ, तो S बराबर 80 गुणा 10 बटे 100, ठीक है। इस जीरो से ये कट गई, इस जीरो से ये कट गया, तो क्या बचा, केवल 8 बचा ऊपर, 8 ओम। यानी कि यहां जो S है इसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम है, कितनी है 8 ओम है ना। देखो करा कुछ नहीं, वैल्यू थी, ये फार्मूला हमें याद था, है ना। और ये भी तब है तब ये व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है। दो कंडीशन होती है इसकी, बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस कंडीशन आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए केवल बैलेंस कंडीशन ही बता रहा हूं। और बैलेंस कंडीशन में यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है भाई। तो तब हम इसे निकालते हैं ऐसे, ठीक है। चलो एक और देख लो इसी के साथ साथ, एक किस तरह का आ जाता है क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज से ही, है ना। उसमें तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और वो कब होगा देखो जरा,
देखो भाई, अब वो तुमसे कहेगा कि भाई इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। क्या करना है हमें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना? क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये निकलेगा कैसे, है ना? कौन सा इसका जो ब्रांच है वो सीरीज में आ रही है, कौन सी ब्रांच इसकी जो है हमारी पैरेलल में आ रही है, कैसे निकालोगे, है ना? तो उसे हमें करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इस तरह की आकृति बन रही है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो क्या ये बैलेंस ब्रिज है? तो उसे चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल हमें क्या करना है, ये करना है P अपॉन S और Q अपॉन R। एक बार इसमें वैल्यू पुट करा के देखनी है कि अगर ये बराबर आ रही है कि P कितना है 100 है और S कितना है 10 है और Q कितना है 50 है और ये R कितना है हमारा 5 है। अगर ये दोनों बराबर आ रही हैं कि इसे काट के कितना आया भाई 10 आया, है ना, और इसे भी काट के कितना आया 10 आया, तो ये तो बराबर हो रही है, यानी कि ये ब्रिज क्या है, बैलेंस ब्रिज है। और जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो ये जो बीच वाली रो, ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, ये जहां हमने इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया था, है ना, तो जो बैलेंस कंडीशन होती है उसमें गैल्वेनोमीटर में क्या बताया था कि करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये भी ब्रिज की हमारी बैलेंस कंडीशन है, तो इसका मतलब यहां भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये ब्रांच हमारी किसी काम की नहीं रहेगी, इसे हटा दो इसमें से। तो अब ये हमारा इस तरह का आ जाएगा। तो अब तो निकाल दोगे आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकाल दोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? बिल्कुल आसान है। अब देखो जरा इधर से लाओ आई करंट, ये आई। अब यहां जाके कितने रास्ते मिल गए? 2 रास्ते मिल गए, एक ये जा रही I1, एक ये जा रही I2, है ना। लेकिन इसमें और इसमें तो एक ही करंट जा रही है, तो इसका मतलब R1 और R2 क्या है, सीरीज में है। ये R1 R2 क्या है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट 1 बराबर R1 प्लस R2 कितना हो गया 100 प्लस 50 कितना आ गया 150 ओम। ठीक है भाई। और अब इधर आओ, ये वाली दोनों क्या है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट 2 बराबर R4 प्लस R3 कितना है ये 10 ओम प्लस 5 ओम कितना हो गया 15 ओम, है ना। तो अभी हमने क्या कर दिया, अभी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये कर दिया, इसे कॉम्पैक्ट कर दिया, है ना, ये कर दिया भाई, है ना। तो एक की वैल्यू आ गई हमारी 150 ओम और एक की आ गई 15 ओम, ये आ गई, है ना। इसे हमने सॉर्ट करके ये बना दिया, है ना। तो अब तो तुम तो इसका निकाल दोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो कितना आ गया 150 गुणा 15 बटे 150 प्लस 15, है ना। तो 150 गुणा 15 बटे 165, है ना। तो इसकी भाग करो जरा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है। अब 3 से ये कटा, कितना आ गया 11 आ गया। तो कितना आ गया 150 बटे 11 क्या ओम, ठीक है, 150 बटे 11 ओम आ गया। ठीक है भाई। तो ये जो मैं तुम्हें बताया है ये वाला, है ना, ये था ना यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, कोई तुम्हें ऐसा एक सर्किट दे दिया और कहा कि भाई निकालो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले ये देख लेना कि क्या वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और उसे चेक करने के लिए ये मेथड है P/S Q/R। ये चेक कर लिया तुमने, हाँ भाई बराबर आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जब ऐसा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो जो उसकी बीच वाली रो होगी ये, इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी क्या 0, और जब इसमें से करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस वाली रो को हम हटा सकते हैं, उसका कोई काम नहीं है। और जब उसका कोई काम नहीं होने का तो क्या होगा, देखो अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया,
ये यहाँ से एक ही करंट बह रही है, यानी कि दोनों ये और ये सीरीज में आ गए। इधर से ये एक ही करंट बह रही है तो ये और ये सीरीज में आ गए। इसका सीरीज में निकाला तो कितना आया 150 ओम, इसका सीरीज में निकाला तो 15 आया, यानी कि ये बन गया वो। अब ये तो हमें पता है कैसे निकलेंगे पैरेलल में, सिंपल लगाया फार्मूला, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इसे और क्वेश्चन देखना इसके ऐसे ही, यही तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी ये तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन कराया है ना, इसे भी देखना, और जो इससे पहले वाला व्हीटस्टोन ब्रिज का बताया था वो भी देखना। ठीक है, और लेक्चर को पूरा देखा करो भाई, तभी कुछ समझ में आएगा, है ना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।